वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान का। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे जो इस वक्त OIC की एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में जारी है, वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है कि एक तवील अरसे के बाद इस्लामी ममालिक मुस्लिम उम्मा की जो एक नुमाइंदा तंजीम है, जो उनकी एक मुश्तरका तंजीम है, उनके वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, कि जिसमें OIC के मेंबर कंट्रीज़ के तमाम जो सरबराहान मुमलिकत थे उन्होंने और सरबराहान रियासत थे उन्होंने शिरकत की थी। एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था। वहाँ से OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर को मुस्लिम उम्मा के मसाइल को दरपेश मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के हवाले से एक यूनानिमस और यूनिफाइड मैसेज गया था। और एक तवील अरसे के बाद अब वज़ीर ख़ारजा की एक और कॉन्फ्रेंस, इससे पहले भी चंद ही महीने पहले अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान ने OIC का एक हंगामी इजलास जो है वो अपने हाथ तलब किया था। लेकिन ये जो है एक सेरेमोनियल और एक रेगुलर OIC की वज़ीर ख़ारजा की सरबराही कॉन्फ्रेंस है, कि जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और पाकिस्तान की स्पेशल इन्विटेशन पे चीन के वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, OIC समिट का हिस्सा हैं। OIC की साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि दीगर OIC के मेंबर कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी। अब ये OIC की कॉन्फ्रेंस ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में हो रही है कि जब कुछ ही दिन पहले इस्लामोफोबिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ा अहम स्टैंस, एक बड़ा अहम उन्होंने कदम उठाया है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने दरख्वास्त की OIC के फोरम के बिहाफ पे। इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस ने एडमिट किया है कि ये इस्लाम मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ ऐसे जज्बात हैं जिनको मजहब के साथ जोड़ा जाता है, और ये मनफी जज्बात हैं जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। इसीलिए इस्लामोफोबिया का खात्मा किया जाए, इस्लामोफोबिया का तदारुक किया जाए, और इसके लिए 15 मार्च हर साल एक आलमी दिन मुकर्रर कर दिया गया है इस्लामोफोबिया के मुखालिफ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी सतह पे। और इसके लिए OIC के जो अभी वज़ीर ख़ारजा, जो आज कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है, तमाम वज़ीर ख़ारजा ने जिन्होंने अब तक स्पीचेस की हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, एडमिट किया है कि इस्लामोफोबिया को आलमी सतह पे मनवाने के लिए कि ये एक मनफी जज्बात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशंस ने तो एडमिट कर लिया है कि इस्लामोफोबिया एक मुखालिफ मनफी जज्बा है, इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, ये बहुत अहम है। फिर मसला कश्मीर के हवाले से OIC के प्लेटफॉर्म से किस तरह का एलामिया जारी किया जाता है, या किस तरह की गुफ्तगू या किस तरह का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को वो हासिल होता है। मसला फ़लस्तीन के हवाले से और अफगानिस्तान में जो एक इंसानी बहरान का मसला क्रिएट हो चुका है, उसको टैकल करने के लिए OIC का प्लेटफॉर्म, वज़ीर ख़ारजा का प्लेटफॉर्म इस दफ़ा कितना इम्पैक्टफुल या कितना पॉजिटिव या कितना मुफीद, कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, ये भी देखने वाला है। दूसरा, एक बाज़ हल्कों में ये सवाल जनरेट किया जा रहा है कि क्या अफगानिस्तान को OIC के प्लेटफॉर्म से रिकग्नाइज किया जा सकता है या नहीं। ये वो बड़े अहम मामलात हैं कि जिन पे OIC जो है वो इस वक्त गौर खौज कर रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, और इन सवालात के जवाब लेने की हम भी कुछ कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बड़ा वर्दी पैनल, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मोतबर और बड़ा काबिल एहतराम पैनल मौजूद है। डिप्लोमैट्स का है, सीनियर डिप्लोमैट्स का है, जो कि इस OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से और ना सिर्फ रीजनल बल्कि आलमी मामलात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर सरकर्दा रहनुमा भी हैं। फिर मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद अमीन साहब, वेटरन डिप्लोमैट हैं, 30 साल से ज़्यादा, 3 दहाइयों से ज़्यादा इनका तजुर्बा है सिफारतकारी में, और OIC के फोरम से भी मुंसलिक रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, एक और करियर डिप्लोमैट, सीनियर सिफारतकार, ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। और मेरे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब,
सीनियर करियर डिप्लोमेट हैं, बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रखते हैं, सफारतखारी में बहुत बड़ा अपना नाम रखते हैं। आप तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसका कोई फ़ायदा होगा जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस हैं, ख़ासतौर पे जो मुस्लिम उम्मा को इस वक्त खतरात दरपेश हैं, ख़ासतौर पे कश्मीर के मामले को और फ़लस्तीन के मामले को, और ये वज़ीर ख़ारजा का एक सरबराही कॉन्फ्रेंस है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि खुशी का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए। क्यों? भुट्टो साहब के दौर में हुई थी तो बहुत खुशी का मकाम था, उससे सरबराह आए थे। अभी स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी अफगानिस्तान पे रिसेंटली, उसमें एक फंड भी बनाया गया था स्पेशल, और उसमें सऊदी अरेबिया ने मेजर कंट्रीब्यूशन की थी। लेकिन अहमियत उसकी थी कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की दावत पे। हमारे लिए तो बहुत अहम है कि 75 साल पाकिस्तान को रेजोल्यूशन को पास हुए गुजर गए हैं, तो किसी की खुशी के मौके पर, किसी के घर में कोई खुशी का मौका और आप लोगों को बुलाएं और आपके लोग घर आए तो आप खुशी होंगे ना। तो ये कौमों का जो मोराल है वो इसी तरह है जैसे एक इंडिविजुअल के घर में कोई खुशी हो। तो ये तो क्या आपने पूछा क्या फायदा और क्या नुकसान रुपया ना पाइस, वो एक दूसरी बात है। पहले बात तो यह है कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ मुसलमान भाई खड़े हुए हैं, उसकी खुशी में शामिल है। एक तो इसकी अहमियत को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं, कई दफा लोग कहते हैं जिसे मिलेगा क्या, हुआ क्या, उस पर मैं आऊँगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि OIC इमीडिएटली क्या कर सकता है इन हालात में, एक तो अगर आप इस्लामी उम्मा को देखें तो इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा इशू है कि आज से नहीं है। जो पाकिस्तान की काविश थी और OIC की ख्वाहिश और काविश थी, यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया डे भी एक्सेप्ट किया, ये एक अच्छी बात है। इसमें ये नहीं कि आपको क्या प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इंसान बहुत सी चीज़ों पे जिंदा रहता है, खुश रहता है। तो ये तो सिग्निफिकेंस है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसकी खुशी में लोग हैं। तो कॉन्क्रीट हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अगर मेजर डिफरेंसेस हो तो होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटकम डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार किए जाते हैं। वो होते हैं लेट्स से जॉइंट सेक्रेटरी या उसकी नॉट इवन सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होती है, फिर उनको सेक्रेटरी लेवल पे फिर मिनिस्टर्स उसको क्लियर करते हैं। इस पे बड़ी मेहनत होती है। ये नहीं है कि जी आए लोगों को दावत दी, खाना खिलाया और कॉन्फ्रेंस हो गई। बहुत मेहनत होती है। तो ऑलरेडी जो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने 100 इश्यूज का जिक्र किया हुआ है उसमें, और उसमें रेजोल्यूशन आएंगे। हमारे लिए क्या अहमियत है? एक कश्मीर पे होगा, फलस्तीन पे होगा, अफगानिस्तान पे बातचीत होगी। अब ये हमारे लिए तो बहुत अहम है। देखिए, एक ऐसे मौके पे जब अफगानिस्तान और कश्मीर से दुनिया की नजरें हट गई हैं, क्योंकि सब लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, तो उस पर दोबारा तवज्जो मबजूल कराना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक अफगानिस्तान तो अर्जेंसी है, जहाँ तक कश्मीर का आप कह सकती हैं 75 साल हुए हैं और उसमें आप जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि OIC के रेजोल्यूशन उनके लिए मदावा साबित हो, कोई मददगार साबित हो। मैं मरहम का लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि मरहम तो बहुत अगला स्टेप आएगा। तो ये है कि वो होंगे, लेकिन अफगानिस्तान पे जो एक्स्ट्रॉर्डनरी मीटिंग हुई थी OIC की, उस पर मेरी ख्वाहिश और उम्मीद है कि बातचीत होगी और मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुटेरेस ने जो कहा था कि एक इंसानी अलमिया आपके सामने है, एक तो वो है। फिर एक चीज और अहमियत होती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की। एक तो हमारा कलीदी दोस्त, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन, उसके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। इसकी खुद अहमियत है, क्योंकि जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, पाकिस्तान की तो हो गई है, और मुल्क जो आए हैं OIC के, उनकी और चीन की बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। इसका इंडायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को होगा। देखिए, बात यह है कि जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो तो बायलैटरल मीटिंग्स की बड़ी अहमियत होती है। फिर एक और फायदा है
ये मीटिंग हो रही है कि यूक्रेन और रशिया के मौके पे, इसमें बहुत से ऐसे मुल्क यहाँ आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान, पाकिस्तान, इन्होंने कोइंसिडेंटली या ये बता रहा है कि हालात दुनिया के बदल रहे हैं, इन्होंने वही पोजीशन अडॉप्ट की है, एब्सटेन किया है। इवन चाइना, इन्होंने वो अमेरिका नाराज भी हुआ, यूरोप यूनियन नाराज हुई, इन्होंने एब्सटेन किया है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है इसके इशू पे कि इसके ऊपर एक मीनिंगफुल डायलॉग से हल होना चाहिए। लेकिन हम डेफिनेटली फील यूक्रेन के जो अवाम है जो उन पर हो रहा है, हमारी सिंपथीज है, लेकिन जब अमेरिका यूरोपियन खास तौर पर बात करता है सिक्योरिटी की, तो सबकी सिक्योरिटी, उसमें इस्लामिक ममालिक की भी सिक्योरिटी शामिल है, उसमें रूस की भी शामिल है। अगर ये हो कि सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी मैटर कर रही है, तो इसमें ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे उसके ऊपर जरूर बातचीत होगी। ये मैं नहीं आपको कह सकता कि इसके ऊपर इनका कोई कंसिडर्ड व्यू आएगा, क्योंकि बहरहाल सॉवरेन ममालिक है, इनकी फॉरेन पॉलिसीज में कुछ ना कुछ फर्क होता है। लेकिन ये एक कोइंसिडेंस है कि ज्यादातर ममालिक ने इस इशू पे एक ही स्टैंड लिया है। तो मैं समझता हूँ कि चीन से हमारी वो नहीं जो हमें उम्मीदें थी सीपैक से पैदा हुई, लेकिन क्योंकि चीन की आवाम, चीन की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक तरीके से सोचते हैं, तो उम्मीद है कि जब हम उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। इसीलिए जो ममालिक आ रहे हैं इनमें हमेशा कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर हो जाए तो बहुत यूएई और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं मीनिंगफुली, और उम्मीद करनी चाहिए कि इसके नतीजे में वो स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बढ़ेगी। तो पोटेंशियल है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन वो हो सकता है। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, सर आप किस तरह देखते हैं ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, अहमियत क्या है? इसमें से पाकिस्तान के लिए फवाइद क्या होंगे, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए इसमें से इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये गरीदा आपको और पाकिस्तान को मुबारक हो कि सिर्फ 3 महीने के अरसे में OIC का ये दूसरा इजलास है। आपको याद है कि दिसंबर में एक इजलास हुआ OIC का, जिसकी के जो पाकिस्तान ने जो है वो होस्ट किया, और वो खालिस्तान अफगानिस्तान पे एक ही एजेंडा आइटम था। अब ये है कि मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत को देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए डिप्लोमैट, करियर डिप्लोमैट जिसने 35 साल गुजारे हैं, ये एक बड़ा अहम मौका होता है कि इसका हो जाना ही आपके मुल्क में इन हालात में, जबकि यूरोप में एक वॉर चल रही है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपके यानी हिंदुस्तान से गिरता है यहाँ पे, उसके बाद अफगानिस्तान की वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर्स बड़े वॉलेटाइल और बड़े सेंसिटिव हैं, मिडल ईस्ट में बेशुमार चैलेंजेस हैं, और उसके बाद ये कि आपने कहा था स्टेज पे खड़े होके कि जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, इस सारे में भारत के वज़ीर-ए-आज़म, जी बिल्कुल, इस सारे में आपका इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आ जाना कि वो हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो रहा है। और जो इस्लामाबाद में इस वक्त हम तो इस्लामाबाद में हैं, जो माहौल यहाँ का है, जो मूड यहाँ का है, मैं तो बहुत खुश हूँ इसमें। आप OIC कॉन्फ्रेंस में जी बिल्कुल बहुत खुश, और इसलिए भी कि इसमें और अगर कामयाबी से इनेकाद हो रहा है जी, इसमें जो दूसरी, अगर आप टेक्निकल लेवल पे पूछेंगी, तो जो हमने पिछले 3 दिन से जो हम कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आएंगे, सबसे पहले इस्लामोफोबिया पे बात होगी। याद रहे कि अफगानिस्तान का अगर मसला है या कश्मीर का मसला है या फ़लस्तीन का मसला है, तो हम इसको एक रीजनल प्रॉब्लम कह सकते हैं। हम इसको उन ममालिक का, मसलन अफगानिस्तान का मसला मेरे पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि नाइजीरिया के लिए नहीं है। 2 ऐसे मसाइल हैं जिन पे कि OIC को बहसीयत उम्मा, मिन हैसुल उम्मा जो है वो दरपेश हैं, और उन दोनों पे उनमें से एक है, एक इस्लामोफोबिया और दूसरा दहशतगर्द प्लस इंतहा पसंदी, वो वही यानी उसी में आ जाता है ना, यानी आपका एक्सट्रीमिज्म और आपका जो ये टेररिज्म। अच्छा, अब इसमें अभी तक की तकरीरें जो आज हमने सुनी हैं और जो हमने देखा है, उसमें इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो अपनी तारीफ तो मैं और आप कर ही लेते हैं ना जी, पाकिस्तान बहुत कुछ उसने तीर मार दिए, कर दिया। मज़ा उस वक्त आता है जब आपको बाहर के लोग जो हैं वो एप्रिशिएट करें,
अब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो 15 मार्च का दिन हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में कि हर साल जो है वो मनाया जाएगा, उसको रिकग्नाइज कराना, उसको ठीक तरह से उसका इदराक दिलवाना, और उन्होंने कहा कि जी ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है, तो ये मेरे लिए और आपके लिए एजाज की बात है। नो डाउट इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहुत अहम किरदार है। जी इस्लामोफोबिया एक हमेशा से रहा था, बट जिस तरह से हैमरिंग करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे उजागर किया है। ये भी एक चीज़ है, इसको दो लेवल पे देखते हैं। एक ये है कि इस्लामोफोबिया 13वीं सदी 14वीं सदी की बात है। पाकिस्तान और इस्लामोफोबिया जो है वो 2003 में शुरू हुआ। 2011 में इस पे हमने बड़ी मजबूती से जो है वो जिनेवा में बातें शुरू की। अब ये क्रेडिट इसलिए जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और इस्लामाबाद और पाकिस्तान को कि इसके ऊपर काम जो हुआ है वो इस दौर में हो रहा है। हाँ, तो यूएन तक के लेवल पे जाके जब आप स्पीच में जनरल असेंबली स्पीच में इस्लामोफोबिया की बात जी बिल्कुल, तो अब इस्लामोफोबिया पे तो ये अब मुसद्दिका बात हो गई, ये तय हो गया कि पाकिस्तान का किरदार जो है न सिर्फ OIC ने बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको किया। अब इसमें एक दो बातें बड़ी ज़रूरी है जानने की कि हर साल 15 मार्च को अगर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है वो दिन यूनाइटेड नेशंस मनाएगा तो क्या हमारी छुट्टी हो गई, उस दिन छुट्टी करके हम कहेंगे जी काम हो गया? नहीं, ये पहला कदम है। अब करना ये है कि इसको OIC में इस वक्त चल रही हैं बातें, उसमें इस पे स्ट्रैटेजी बनानी है। किस तरीके से आपने मगरब को ये बताना है कि ठीक है आपने एक्नॉलेज तो कर लिया, अब ये है कि इसको तस्लीम कीजिए, कुछ इस तरह से तस्लीम कीजिए कि इन मुसलमान ममालिक को ब्रैकेट ना करें कि चूंकि ये मुसलमान है लिहाजा ये, और खुदा न खास्ता मेरे नबी की ज़ात के यानी बारे में कोई बात होती है। एक फ़ायदा इसका ये हुआ है कि आज के बाद से यानी ये 15 मार्च को जो सेशन हो उसके बाद से इस्लामोफोबिया यानी खौफ जो इस्लाम का है या मुसलमानों का जो खौफ है, इसके बारे में कोई एक्शन लेता है दुनिया में कहीं भी, आप इसका हवाला देके कि जी ये सेशन हुआ था और यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है, आप उसको टेक अप कर सकते हैं। मगर ये भी काफ़ी नहीं है। करना ये है अभी कि मुसलमान मुल्कों ने मिलके, जिसका कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र भी किया कि अब आगे क्या इसका देखना है। आपने मीडिया में करना है, थिंक टैंक्स वालों ने थिंक टैंक्स में करना है, हुकूमतों ने आपस में करना है, फॉरेन ऑफिसेज ने अपना काम करना है, और अवाम तक ये बात जाए और ख़ास तौर पे मगरब की अवाम तक ये बात जाए कि रिलीजन का, मजहब का कोई ताल्लुक किसी किस्म की दहशतगर्दी से नहीं है, और ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो बेनकाब तो हो गई है, लेकिन इसका सद्देबाब करना भी बाकी है। एजाज चौधरी साहब, सवाल आपसे OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से। कई दहाइयाँ हो गई इस कॉन्फ्रेंस का, इस OIC को क़याम को, और इसकी तमाम इस तरह की रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस सरबराही हों चाहे वज़राए ख़ारिजा का हों। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस का होना एक तवील अरसे के बाद, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आपको इस दफ़ा तब्दीली, कोई इस दफ़ा चेंज देखते हैं सर? देखिए, एक तो जाहिर सी तब्दीली नज़र आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही OIC के साथ भी और मुसलमान दुनिया के साथ भी अपनी वाबस्तगी को रखा है। जो चीज़ इस वक्त फ़र्क है वो ये है कि जिस तरह पहले जब पाकिस्तान 50 साल की उम्र हुई पाकिस्तान की तो हमने एक समिट की, और अब 75 साल के हुए तो ये कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रियल लेवल की है। तो ये वाज़ेह पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान जब अपनी खुशी मनाता है तो खुशी में शरीक वो मुसलमान दुनिया को करता है, और उसकी बुनियाद इस वजह से ऐसी है कि पाकिस्तान जिन हालात में वजूद में आया, वाज़ेह वजूद में आया, उस वक्त एक ख़ास यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुल्क बना, तो एक फितरी सा अमल था कि मुसलमान दुनिया के साथ हमारी वाबस्तगी रहे। तो जो तब्दीली आई है वो ये है कि अब माशाल्लाह वो इतनी गहरी हो गई है। अभी 3-4 महीने पहले हमने अफगानिस्तान के लिए भी किया, कई बार समिट्स कर चुके हैं, कई बार, तो हमारी वाबस्तगी में कोई कमी नहीं आई। और कई भी हाल में मिसालें भी ऐसी आई हैं, जब अरब स्प्रिंग सो कॉल्ड चल रही थी उस वक्त भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने कम से कम मुसलमान दुनिया में किसी किस्म की एक्सटर्नल इंटरवेंशन की हमायत नहीं की। तो बहुत सारी और भी मिसालें दी जा सकती हैं। जी।
सर ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस अब पाकिस्तान में हो रही है एक तवील अरसे के बाद, इसको आप किस तरह देखते हैं? वज़राए ख़ारजा की ये सरबराही कॉन्फ्रेंस है, बट क्या सिग्निफिकेंस है इसका OIC के ममालिक को, मेंबर ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पे मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन और मसला अफगानिस्तान के हवाले से आप कोई सिग्निफिकेंस देखते हैं इसकी? यकीनन इसकी सिग्निफिकेंस है। आपको इल्म है कि हर साल इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स का एक सेशन होता है, क्योंकि 50 से ज़्यादा मेंबर हैं, इसलिए वो एक एक करके बारी आती है। तो लास्ट मेरे ख्याल में तो यहाँ पे हुआ था 1980 में, वो मैंने अटेंड किया था, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद यहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस्लामिक समिट 1997 में इस्लामाबाद में हुआ था, और उसके बाद फिर ये पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक खास जलसा बुलाया था। तो अब ये उनका जो सालाना सेशन है 48 वोल्स ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, और उसकी एक लिहाज से एक सिंबॉलिक अहमियत भी है कि OIC हमेशा से एक पाकिस्तान का बड़ा दोस्त रहा है, हमारे लिए बाइस रहा है कि सारे इस्लामी मुल्क हमारे साथ हैं, चाहे वो बहुत अमलन बहुत कुछ ना करें, लेकिन कम से कम एक अलामती तौर पर हमारे साथ हैं। और 50वीं सालगिरह पे उन्होंने खास एक वक्त यहाँ पे फंक्शन किया था। अब हमारी 75वीं सालगिरह पे तो हमारे साथ शामिल हैं, कल के फंक्शन में भी जो पाकिस्तान डे का उसमें होंगे। तो एक तो ये इसका अलामती पहलू आ गया, लेकिन दूसरे जैसे आपने कहा बहुत सारे संगीन मसाइल हैं इस्लामी दुनिया के सामने, उस पर यकीनन एक मौका है कि हम सब लोग मिल बैठ के कोई सोचें कि क्या किया जा सकता है। आमतौर पे तो OIC के बारे में नाउम्मीदी रही है कि इसने वो कुछ नहीं किया जो जिसका इसके तवक्कुआत थी, लेकिन ये कि फिर भी कश्मीर के सिलसिले में जितना कुछ उन्होंने हमारी हिमायत की है किसी और इदारे ने नहीं की है। आज भी बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने अपने किताब में खास तौर पे कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो कश्मीरियों के जो असल मसला है तो कश्मीरियों का है, उनकी हिमायत में जो कुछ कहा है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर इसके अलावा अफगानिस्तान में जैसे हालात हैं उनमें पिछले दिनों भी हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, और जो कुछ अफगानिस्तान के अवाम के लिए कोशिश की जा रही है कि उनकी इक़्तिसादी दुश्वारियों को दूर किया जाए, दुनिया के साथ उनके रवाबित को कायम किया जाए, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक इनिशिएटिव भी लिया है। और हमें खुशी है कि OIC सिलसिले में हमारे साथ पूरी साथ हमारे ये पूरा हिमायत कर रही है। फ़लस्तीन का मसला अलबत्ता जो है वो एक बड़ी बदकिस्मती है कि जिस इशू की खातिर ये OIC बनी थी वही वक्त के साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे अरब भाई जो हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों इजराइल के साथ इतने रवाबत बढ़ा रहे हैं। हमारी हमदर्दी तो उनके साथ मुस्तकिल जारी है, लेकिन ये कि बहरहाल ये ऐसी OIC की मीटिंग में हम वो करते हैं कि कुछ न कुछ पेशरफ्त हो भी। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ आज खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, शाहिद अमीन साहब, एजाज चौधरी साहब, नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर स्पेसिफिकली मैं सवाल करूंगी आपसे, रशिया और यूक्रेन का जो इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, जिसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अगर ये सॉर्ट आउट ना हुआ तो दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी। अब इसके दौरान एमिड ऑल ऑफ दिस ये OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को, हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द OIC कंट्रीज, बट उनको शामिल किया गया है खास तौर पे इन्विटेशन के। अब चाइना का आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्होंने कोई एलानिया तौर पे तो रूस की साइड नहीं ली, लेकिन जाहिर है उनका टिल जो है वो रशिया की जानिब मौजूद है। अभी चंद दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट शी की जो है वो आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है रशिया के मामले को लेके। सो एक तरफ जब रशिया यूक्रेन का मामला, दुनिया भर में तीसरी आलमी जंग की बातें हो रही हैं, वेस्ट ने प्लस US ने एक स्टैंड ले रखा है, फिर OIC के कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना, उसमें चाइना को इनवाइट किया जाना, जिनका टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया। वज़ीर आज़म खान भी अभी रशिया का जो है विजिट करके आए हैं। तो क्या ये कोई मैसेजिंग जारी है? इस मैसेजिंग का क्या इम्पैक्ट लिया जा सकता है इन द वेस्ट एंड स्पेशली इन द US? जो इम्पैक्ट आपने बात की है, पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत से प्रो अमेरिका और प्रो वेस्ट ममालिक हैं। इस्लामी दुनिया के बहुत से ममालिक प्रो वेस्ट और प्रो, इसलिए ऐसा तो कोई खतरा नहीं कि OIC की मीटिंग में कोई एंटी अमेरिका स्टैंड लिया जाएगा। नेचुरली फलस्तीन का हमारा मामला है, हम लेंगे,
वो अमेरिका का स्टैंड मुख्तलिफ है। हमने तो मुखालफत की थी जब वो जेरूसलम को कैपिटल बनाया गया इजराइल का, वो रहेगा तो अमेरिका पे कोई हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन आएगा अमेरिका को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन पे तो कोई रेजोल्यूशन नहीं आएगा। आपने पूछा सिंबलिज्म, देखिए मैंने वैसे आपको कहा था ये आप समझ लें कि कोइंसिडेंस है या नहीं। इससे लग ये रहा है कि दुनिया में तब्दीली आ रही है। जब से अमेरिका ने फैसला किया कि वो फोकस करेगा साउथ चाइना सी पे, एशिया पैसिफिक उसकी जो पॉलिसी है, ताइवान पे, और आहिस्ता आहिस्ता वो विड्रॉ किया उसने मिडल ईस्ट से और उसने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो एक बात उसको पता चल गई कि दुनिया इंटीग्रेटेड है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं ली। कोई ये मान सकता था पहले? क्योंकि अगर आप अपना ताल्लुक तोड़ रहे हैं इस इलाके से, आपका सारा फोकस है कि चीन का कौन खिलाफ है, हम उसको इकट्ठा करेंगे। यूएई के क्राउन प्रिंस ने भी शायद कॉल नहीं ली। सऊदी अरेबिया का तो ऐलान हुआ है, उस पर तो इकोनॉमिस्ट ने कमेंट भी किया है, इकोनॉमिस्ट ने कि ये दुनिया कैसे बदल रही है। शायद ये दुनिया की बदली हुई सूरत हाल है जिसके नतीजे में पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक ओलंपिक गेम्स में गए, जिसको अमेरिका ने और वेस्ट के कई ममालिक ने बॉयकॉट किया। तो एक ट्रांजिशन में है दुनिया। ये तो और भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे मौके पे OIC के जो लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत करें, उनका रब्त हो आपस में। मैं इस नतीजे में नहीं जा सकता कि जी इसका इमीडिएट फायदा क्या होगा। मेरी ख्वाहिश है कि कॉमर्स टैक्स ज्यादा इफेक्टिव हो, शायद हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि एजुकेशन में हमारी ज्यादा OIC को एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन करनी चाहिए, शायद इसके नतीजे में कुछ आ जाए। लेकिन ये बड़े अहम मौके पे हो रही है। अफगानिस्तान आपके सामने है, कश्मीर आपके सामने है, आपने खुद यूक्रेन का जिक्र किया है। इसकी डेफिनेटली बायलैटरल्स में बातचीत होगी, लेकिन कोई एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट सिग्नल नहीं इधर से जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मुल्क यहाँ काफी प्रो वेस्ट है जो आ रहे हैं। ठीक है, OIC का इनेकाद कई दहाइयों से OIC का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब सर आप बहुत बेहतर जानते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा सीनियर हैं, आपका ये डोमेन भी है कि OIC का इनेकाद बहुत से रीजंस के साथ साथ इस रीजनिंग से भी किया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जो मज़हब से जोड़ा जाता है उसका खात्मा किया जाए, उस सोच को ख़त्म किया जाए। लेकिन बावजूद इसके कई दहाइयों से OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, बहुत से एलामिये आ चुके, बहुत सी चीज़ें सेलिब्रेट की जा सकी, बहुत से दिन सेलिब्रेट किए जा चुके, लेकिन उसके बावजूद मगरिब में इस्लाम और दहशतगर्दी, इस्लाम और इंतहा पसंदी को जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है उसका खात्मा नहीं किया वहीं पे है, वो मजीद बढ़ रहा है, मजीद बढ़ रहा है। इसीलिए ही अगर आप देखें, इसीलिए ही आप देखें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इसीलिए ही देखिए अगर आप इस OIC के इस इजलास की जो थीम है उसका पहला लफ्ज है यूनिटी, यानी इत्तेहाद। देखिए मगरब को पता है कि OIC में 57 मुल्क हैं, 1969 में ये बना, फलस्तीन पे बना, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई, इसराइल ने की, टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये बना। अब 69 से लेके अब 2022 तक जो है इसमें कई मौजूआत बीच में और शामिल हुए। तो कश्मीर की तो बात होनी थी, फलस्तीन की होनी थी, यमन की होनी थी, उसके बाद आपका इस्लामोफोबिया पे होना था, दहशतगर्दी की बात होनी थी। ये जो इत्तेहाद की बात है ना गरीदा, ये बड़ी समझने की बात है। और ये इसको अगर आप सिर्फ कागजों में रखेंगे कि जी उम्मा है, उम्मा एक है। 1930 की दहाई में अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर। अच्छा ये याद रहे कि एक हूँ नहीं है, नॉर्मली इसको इस तरह पढ़ा जाता है कि मैं कल्ला ही हूँ, बस मैं आई एम दी ओनली वन, एक हूँ मुस्लिम। ये दुआ है, उन्होंने दुआ की कि एक हो मुस्लिम हरम, एक का मतलब इत्तेहाद पैदा करे। 1930 की दिहाई, अब आ जाते हैं हम 2022 में। सबसे ज्यादा जरूरी, यानी इस्लामोफोबिया से भी ज्यादा जरूरी, दहशतगर्दी से भी ज्यादा जरूरी, एक्सट्रीमिज्म से भी ज्यादा जरूरी चीज है कि ये जो 57 ममालिक हैं कम से कम एक चीज पे इत्तेफाक करें कि हम मुसलमानों को दरपेश मसाइल पे इत्तेफाक राय रखते हैं। ये इसीलिए आप देखिए इसकी थीम में सबसे पहले यूनिटी है। जो चीज नहीं होती उसी की बात करते हैं ना। यूनिटी नहीं है तभी तो इसका थीम बनाया गया। और इसमें ये जो इस वक्त आपका हो रहा है, इसमें मैं पिछले यानी 47 जो इजलास हो चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, मुझे लगता है कि इस दफा गपशप के अलावा भी कुछ है।
ये सिर्फ ये TADA नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी मुल्क में जाके आपने मीटिंग अटेंड की, क्योंकि कश्मीर पे, और याद रहे कुछ मुबस्सरीन जो हैं हमारे ही यानी अंदर के कुछ एंकर्स, कुछ मुबस्सरीन ने पिछली दफा जब हुई ना ये दिसंबर में OIC, तो कहा जी कि कश्मीर की तो आपने बात ही नहीं की। और बाबा उस वक्त तो सिर्फ अफगानिस्तान था, इस दफा हुई है, और उसमें ये जो बात की है ना सेक्रेटरी जनरल OIC ने, ये बड़ी अहम है। इन्होंने ये कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो इकदामात लिए, वही 35A और 370 जो इंडिया ने लिए हैं, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप यकीन कीजिए, एज अ डिप्लोमेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अगेंस्ट इंडिया, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। और यानी बाकी लोगों ने भी ये कहा है जी कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। एक अहम पहलू इस OIC का ये भी है कि इसमें इस दुनिया की जो दूसरी बड़ी ताकत और जो अनकरीब शायद पहली ताकत बन जाए, चाइना, उनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं बहैसियत उसके मेहमान ख़ुसूसी। इसके 2 पहलू जल्दी से आपके नाज़रीन को बताते हैं। पहला पहलू ये है कि ठीक है हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, इनसे तावन ममालिक की। लेकिन चाइना के वज़ीर ख़ारजा का मौजूद होना ये गम्माज़ी करता है कि हमारा टिल्ट किस तरफ है। देखे ना, किसी अमरीकी, किसी यूरोपियन यूनियन के भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि चाइना तो मेंबर नहीं है OIC का, तो इनको ही क्यों बुलाया। दूसरा, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को गौर से सुना जो आज उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा जी फॉरेन मिनिस्टर से तो शाह महमूद बातें करेगा, ये जो वज़ीर ख़ारजा है चाइना के, इनसे मैं बात करने लगा हूँ। और उसमें क्या बात होगी, इसी में ये जो आपने शुरू में बताया ना, जिस तरह ब्लॉक्स की बात है कि जी हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर OIC में इस वक्त कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, इस्लामोफोबिया और इसके अलावा जो 3-4 हैं, याद रहे कि 100 से ज़्यादा रेजोल्यूशन इसमें यानी अडॉप्ट होने हैं। इनके अलावा अगर एक बात तय कर लें, रिकग्निशन का तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने की बात, वैसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन बात बढ़ाई नहीं। एक बात पे अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है कि मुस्लिम उम्मा OIC, इस वक्त जो सूरत हाल है, यूरोप की जंग है, कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड द US, उसके बाद ये कि जो हालात इस वक्त रशिया और EU के और रशिया और US के हैं, क्या बहैसियत मजमूई हम कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर सकते हैं कि जब हमारी बारी आएगी पूछने की, तो एज अ मेंबर ऑफ OIC हम लोग उसके बारे में को मुत्तफ़िक़ा राय कर सकते हैं। एंड एज वी स्पीक इस वक्त यही बातें हो रही हैं, और इस दफ़ा का जो मुश्तरका एलामिया है गरीदा, वो अगर आप कंपेयर करेंगी पिछले कई एलामियों से, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ तक कश्मीर की बात है, जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है, इस्लामोफोबिया की बात है, और अफगानिस्तान की बात है। सर, एक तो इस्लामोफोबिया के हवाले से कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको तस्लीम किया है कि ये एक मसला है, ये एक मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं वेस्ट में, इसको काउंटर किया जाना चाहिए, ये मनफी है इस्लामोफोबिया, उसका खात्मा किया जाए, इसका तदारुक किया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, इसके खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर कर दिया। तो इस सिनेरियो में, इस सूरत हाल में OIC के इस वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना, आप क्या समझते हैं कि OIC के लेवल से, OIC के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, नंबर 1। एंड नंबर 2 सर, अफगानिस्तान की रिकग्निशन, बहुत से हल्के जो हैं वो तवक्कुआत कर रहे थे कि चाहे वेस्ट ने, चाहे US ने, चाहे आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पे अगर अफगानिस्तान की रिकग्निशन हो जाए तो यह आलमी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा और अफगानिस्तान की मदद हो जाएगी। सर, इन दोनों मामलात के हवाले से इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान की रिकग्निशन। इस्लामोफोबिया एक किस्म का जेनोफोबिया है, हेट्रेड फॉर आउटसाइडर्स। तो लेकिन ये फेथ बेस्ड है, यानी मजहब के नाम पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मैं खुद भी यूरोप में रहा, अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो अमेरिका में भी हमने कुछ इसके असरात देखे, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका मुजाहरा हुआ। और अब मौजूदा हालात में हमारे मशरिक में, हिंदुस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिक ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान ने अच्छा अमल किया कि इसमें
ایک قسم کی لیڈرشپ لی اور ریزولوشن بھی کروایا. لیکن یہ افغان OIC کے ایجنڈے پہ بڑی دیر سے تھا یہ والا, اور بڑی دیر سے یہ اس پہ بات چیت بھی ہوتی تھی, ریزولوشن بھی آتے تھے, لیکن کوئی جس طرح آپ نے کہا نا کہ اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی. اب جب 15 مارچ کا ایک دن بھی طے ہو گیا, میرے خیال میں یہ پیغام جو ہے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا ضروری ہے. اچھا, اس کے کئی راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ جو پاکستان نے کئی بار کرنے کی کوشش بھی کی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے, کہ بین المذاہب جو ہم آہنگی پیدا کی جائے. اسی طریقے سے ڈائیلاگ امنگ سویلائزیشنز ہے جو اقوام متحدہ کا ایک سلسلہ ہے, اس میں بھی یہ پیغام لیا جا سکتا ہے. تو اگر ایک ٹاسک فورس چھوٹی سی بن جائے کی مسلم کنٹریز کی, وہ جا کے یہ پیغامات جو ہے مغرب میں بار بار پہنچائیں, تو میرے خیال میں مغرب میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی زندگی یقیناً آسان ہو سکتی ہے. اور اسلام تو ایک امن کا نام ہے, اس لیے اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی دہشت گردی کو یا کسی اور چیز کو منسوخ کرنا بالکل درست بات نہیں. ٹھیک ہے. اور سر افغانستان جی افغانستان کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ کسی نے بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے, اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ دنیا کو کچھ کرنا ہے وہیں پہ طالبان حکومت کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. طالبان کی حکومت سے بہت ساری توقعات ہیں, دنیا ساری کی توقعات ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر وعدے بھی کر رکھے تھے, اور اس وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ اپنے ان توقعات اور ان وعدوں پر پیش رفت نہیں کرتے ہیں ریکگنیشن نہیں ہوگی. سب سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ وہ سب کو لے کر چلیں تاکہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو, یعنی دوسرے ایتھنک گروپس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی مغرب میں بھی بہت غم و غصہ ہے, اور میرے خیال میں مسلمان دنیا میں بھی ہے. تو طالبان کو اب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, ان کو سننا چاہیے یہ دنیا کی آواز. اگر وہ تھوڑا اس معاملے میں تعاون کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری دنیا بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گی, اور ان کی یعنی تسلیم کرنے کا راستہ کھل جائے. ٹھیک ہے. شاہد امین صاحب, نہ صرف مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بہت سے عرب ممالک کے, بہت سے مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سوالیہ نشان رکھتے ہیں, بلکہ بھارت کے ساتھ جتنی گاڑی ان کی چھنتی ہے, اور خاص طور پر نریندر مودی کے ساتھ, بھارت کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ, باوجود اس کے کشمیر میں بھارتی سرکار جو ہے وہ کیا کچھ ظلم اور بربریت نہیں کر رہی, اور جس طرح اب جبری طور پہ, غیر قانونی طور پہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے اپنا حصہ بنا لیا ہے. تو ایک طرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات, مسئلہ فلسطین پر پھر کیا کردار ہو سکتا ہے, دوسری طرف بھارت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات بہت سے مسلم ممالک کے, عرب ممالک کے, اور پھر مسئلہ کشمیر پہ کوئی ٹھوس اس میں پیش رفت, یا صرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیریمونیل رول رہ گیا ہے صرف OIC کا, اور ایک زبانی کلامی صرف سیریمونیل انداز سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے, جس کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے, یا جس کا گراؤنڈ پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. بات تو آپ کی صحیح ہے کہ خاص طور پہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں اسلامی دنیا کا موقف جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کمزور ہو گیا ہے. کشمیر کے بارے میں بہت سارے ممالک نے تو بولنا ہی بالکل بند کر دیا ہے, جس میں ہمارا اپنا صدر ملک ایران بھی شامل ہے, جو اس زمانے میں بڑے کھلم کھلا ہماری حمایت کرتا تھا, لیکن پچھلے 25 سال سے میں نے دیکھا ایران نے بالکل کشمیر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہے. سعودی عرب یقیناً آج بھی انہوں نے ہماری حمایت کی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اتنی حمایت نہیں رہی سعودی عرب کی جتنے کہ ماضی میں رہی تھی. تو اس میں دیکھیے کچھ ایسا وقت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ اسلامی ممالک میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہندوستان یقیناً ایک بڑا ملک ہے, اس کے سیاسی اور اقتصادی اس کی طاقت ہے, اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سعودی عرب انہوں نے غالباً اپنے آئل ایکسپورٹس کو کے لیے پکی مارکیٹ بنانے کے لیے ہندوستان کے بارے میں بہت ہی ایک اچھا ان کا دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے, اور بڑی ان کے ساتھ ٹینگیں بڑھا رہے ہیں, بڑے انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں, اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں یقیناً آپ کی بات صحیح ہے, کشمیر کو تو نظر انداز کر دیا گیا. کشمیر میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی مسئلہ ہے, یہ انسانی مسئلہ ہے. تو یہ اس بارے میں ان کی خاموشی جو ہے انتہائی قابل افسوس ہے.
लेकिन बहरहाल आज के OIC के सेशन में कुछ ना कुछ हो रहा है। जो उनका कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कश्मीर के बारे में एक वाज़ेह रोल अदा कर रहा है। और हिंदुस्तान में आपको देखिए बड़ी परेशानी है, OIC की मीटिंग के सिलसिले में वहाँ बड़े परेशान बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि OIC की आवाज़ बिल्कुल उसको नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं जितनी कि माजी में थी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ आज खुर्शीद नमूस कसूरी साहब, शाहिद अमीन साहब, एजाज चौधरी साहब, नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी प्रेजेंस का फायदा लेते हुए एक बात तो हम OIC के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, माशाल्लाह एक सीनियर सीजन्ड डिप्लोमेट हैं आप, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, दुनिया भर में आपका नाम है सर। तो सवाल मुझे आपसे ये करना है, थोड़ा सा पॉलिटिकल नोयत और थोड़ा सा उसका OIC के साथ कॉन्टेक्स्ट, कि एक तरफ जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद बिल्कुल अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, और अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी अब तो बचत का कोई चांस, कोई इम्कान नहीं रहा। आज भी इत्तेहादियों ने मुलाकात की और अपोजिशन ने कहा कि इत्तेहादी छोड़ गए हुकूमत को, यानी कि हुकूमत गिर गई, यानी कि इमरान खान के पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो ऐसे में कि जब एक होस्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद हो, जिसके सर्वाइवल के चांसेस ना नजर आ रहे हो, या ये एक बयानिया हो कि सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं, तो उस प्राइम मिनिस्टर के साथ OIC कॉन्फ्रेंस में जो OIC के वज़ीर ख़ारजा है या OIC की जो कंट्रीज हैं, फिर वो क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे कि फ्यूचर में जो है यहाँ से जो कमिटमेंट्स हो रही हैं या यहाँ से जो बात की जा रही है इस प्राइम मिनिस्टर की तरफ, वो फ्यूचर में कितनी आगे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या कितनी सब्सटेंशियल रहेगी वो? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन ममालिक में है कि हालांकि हमने अपनी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाया है बाय इंटरफेयरिंग अननेसेसरीली, हमने अपनी पुलिस को नुकसान पहुंचाया, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन फॉरेन सर्विस और पाकिस्तान आर्मी इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उसमें इंटरफेरेंस हो नहीं सकी। आर्मी में तो इसलिए नहीं इंटरफेरेंस हो सकी, प्रमोशन ये वो उनकी ट्रांसफर्स, क्योंकि उनके हाथ में है डंडा, तो उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी कायम रखी। फॉरेन ऑफिस इसलिए निस्बतन बचा हुआ है कि प्रोफेशनल्स हैं। ये नहीं होता आज एग्रीकल्चर में तो कल प्लानिंग में चले गए, परसों वो हेल्थ में आ गए हैं। ये प्रोफेशनल लोग हैं और इसमें कॉन्टिन्यूटी है, इसमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। जब मैंने आपको बात की भुट्टो साहब की, जो हालांकि मेरे भुट्टो साहब से सियासी तौर पे इख्तलाफ थे, आपने मुझे डिप्लोमेट डिस्क्राइब किया, मैं बेसिकली एक पॉलिटिकल बंदा हूँ, लेकिन ठीक है मुझे फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है। मैं जेल में भी गया हूँ हर दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी, उनके भी। लेकिन जहाँ फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, हालांकि भुट्टो साहब के दौर में मैं गया था, मैंने अपनी किताब में भी उनको इस बात का क्रेडिट दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगाज करने में और ये जो है इस्लामी उम्मा को करीब लाने में जो उन्होंने लाहौर में कॉन्फ्रेंस की थी, और वाकई एक मार्कतुलारा चीज़ थी। आपने मुझसे पूछा, मैं कभी पार्टीजन लेवल पे बोलता नहीं, इसीलिए मैं सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता। मैं पॉलिटिक्स पे सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करना चाहता। फॉरेन पॉलिसी जो मेरा फोकस रहा है वो कौमी मफाद के लिए है। इसलिए जब आप मुझसे पूछ रही हैं PTI फलानी अपोजिशन, तो मेरा जवाब होगा जो विलियम ग्लैडस्टोन ने दिया था, जो कि 5 दफा बरतानिया के वजीर आजम रहे हैं। उनसे ये पूछा गया कामयाब फॉरेन पॉलिसी का राज, उन्होंने क्या स्टेबिलिटी एट होम। तो मैं अपने तमाम पॉलिटिशियंस से अपील करूंगा, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, एक तो कौम हमारी डिमोरलाइज हो रही है, इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत हर मुल्क में कई ममालिक में है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा डायलॉग ही खत्म हो गया। उसमें एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायलॉग खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। जो आपने पूछा कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद होगा। बड़ा सिंपल कॉन्फिडेंस है। एक तो OIC से कमिटमेंट पाकिस्तान की। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। हर गवर्नमेंट अपना क्रेडिट लेती है, 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, पाकिस्तान की रिलेशनशिप विद चाइना, पाकिस्तान की रिलेशनशिप विद द मुस्लिम वर्ल्ड। कोई किसी को शक नहीं, कोई गवर्नमेंट आए कोई जाए, उसी का सिविल कंप्लेक्शन हो मिलिट्री कंप्लेक्शन हो, देयर विल बी कंटिन्यूटी।
दैट इज वाई गवर्नमेंट को रहती है, आती है, जाती है, वोट आउट होती है, कुछ भी हो जाए, वो हमारा अंदरूनी मामला तो जरूर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग आ रहे हैं उनको कोई शक होगा कि जो कमिटमेंट्स की जाएंगी वो फॉलो अप नहीं। जो भी गवर्नमेंट आएगी, फॉरेन ऑफिस मौजूद है, वो फॉलो अप होंगी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है एज अ स्पेशल गेस्ट इस ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में। बावजूद इसके कि चाइना ओआईसी का मेंबर कंट्री नहीं है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन और फिर वेस्ट प्लस यूएस जिस तरह से एक तीसरी आलमी जंग की सूरत हाल या उसके बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है, और चाइना का एक ऑब्वियस आइडियोलॉजिकल और एक जो रीजनल जो उनका जियोग्राफिकल टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया मौजूद है। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी अभी रशिया का दौरा करके आए हैं, और ऐसे वक्त में कि जब उनके वहां मौजूद होते हुए रशिया ने यूक्रेन को जो है वो इन्वेड कर दिया, जंग जो है छिड़ गई। तो इस सारी सूरत हाल में ओआईसी का कॉन्फ्रेंस और उसमें चाइना को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करना, आप क्या समझते हैं कि ये वेस्ट स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को एक कोई पैगाम है, कोई मैसेजिंग है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मैसेजिंग तो नहीं है। देखें, दुनिया के हालात कैसे भी हों, खित्ते के हालात कैसे भी हों, पाकिस्तान और चीन दोस्त रहे, तो बतौर खास दोस्त के उनको बुलाना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये मेजबान मुल्क का प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन ये भी याद रखें कि ओआईसी के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ चीन के बड़े गहरे करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, और इसलिए चीन के साथ चीन की मौजूदगी हर एक को भाएगी, किसी को खफगी का नहीं होगी। जहाँ तक मगरब का ताल्लुक है, मगरब को इस बात का मेरे ख्याल में अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ, तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। और जब हम अमेरिका के किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन से दूर हो गए। जब हम चीन के किसी खास फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अमेरिका से दूर हो गए। पाकिस्तान ने तो खारजा पॉलिसी की बुनियाद इस बात पे बना ली है कि तमाम बड़ी ताकतों बशमूल अमेरिका के, चीन के और रूस के हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो मैं नहीं समझता मगरब को इससे कोई पैगाम लेना चाहिए। ठीक है सर, एक तरफ ना सिर्फ कश्मीर का मसला, फलस्तीन का मसला, बल्कि दूसरी जानब अफगानिस्तान का मसला भी। अफगानिस्तान में जो बहरान है, खासतौर पर जो इंसानी बहरान जिस तरह से संगीन तर होता जा रहा है, ग़िज़ाई क़िल्लत का वहाँ पर सामना है, बाकी बहुत से मसाइल हैं इंसानी बहरान के हवाले से। तो कुछ तवक्कुआत ये भी थी ओआईसी के साथ कि शायद इस फोरम में या ओआईसी अपने कलेक्टिव एंड जॉइंट फोरम पे अफगानिस्तान को रिकगनाइज कर सकती थी, और जब इतने सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो रिकगनाइज करेंगे तो जाहिर है एक फिर प्रेशर भी बढ़ता है बैन अक़वामी बरादरी पे। तो आप समझते हैं कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है ओआईसी कॉन्फ्रेंस पे, ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे? देखिए, हकीकतन तो जो तालिबान गवर्नमेंट है उसकी इस्लामी ममालिक मदद कर रहे हैं, और पिछले दिनों जो कुछ सेशन हुआ था पाकिस्तान में ही सिलसिले में ओआईसी का, उसमें कई कदम उठाए गए, तो अमलन तो उनके साथ ताल्लुकात मौजूद हैं। ये सही है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन नहीं हुई है, क्योंकि मैं कहूँगा कि इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ तालिबान यही है कि बाकी दुनिया के साथ मिलकर किया जाएगा, और तालिबान के ऊपर एक उनका प्रेशर रखा जा रहा है कि वो आप इंसानी हुकूक़ की पामाली ना करें और उनकी तालीम और उनके फौज वगैरह के सिलसिले में मस्बत रवैया अख्तियार करें, और दीगर जो वहाँ पे ग्रुप है, नॉन पख्तून ग्रुप है, उनको हुकूमत में शामिल किया जाए। तो ये किस्म का उनके प्रेशर टैक्टिक है रिकग्निशन ना करने का, लेकिन अमलन तो उनकी पूरी मदद की जा रही है। मेरे ख्याल में उसमें तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, शाहिद अमीन साहब, एजाज चौधरी साहब, नजमुल साकिब साहब।